हेलो फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय राज्य के कार्य के बारे में जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं उन विभिन्न सिद्धांतों से मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूं। राज्य के कार्यों का पहला सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांत, दूसरा व्यक्तिवादी सिद्धांत। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं राज्य के कार्य का उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को व्यक्तिवाद के बारे में पढ़ाया था। व्यक्तिवाद का पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट था कि व्यक्तिवाद क्या है, व्यक्तिवाद की विशेषताएं क्या है, व्यक्तिवाद के तत्व क्या है, व्यक्तिवाद के मूल सिद्धांत क्या है, व्यक्तिवाद के समर्थन के आधार कौन कौन से हैं और व्यक्तिवाद की आलोचनाएं क्या है। व्यक्तिवाद के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो उदारवाद है, जिसको हम कहते हैं उदारवादी सिद्धांत, ये जो उदारवाद है यह व्यक्तिवाद का ही संशोधित रूप है, क्योंकि जो व्यक्तिवाद के मूल सिद्धांत है उदारवाद का भी वही सिद्धांत है। यानी कि जो व्यक्तिवाद की आत्मा है वो उदारवाद की भी आत्मा है। आत्मा दोनों की एक है, आत्मा दोनों की एक है। तो ये जो उदारवादी सिद्धांत है, उदारवादी, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सकारात्मक उदारवाद, दूसरा है नकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, दूसरा है नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद को हम व्यक्तिवाद कहते हैं, व्यक्तिवाद कहते हैं। लिबरलिज्म, ये जो लिबरलिज्म है, यह जो लिबरलिज्म शब्द है, सबसे पहले आपको बता दूं कि उदारवाद किससे बना है। उदारवाद जो बना है वह लीबर से बना है। लीबर, 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 लीबर से बना है। और लीबर शब्द से क्या बना है? लिबर्टी, लिबर्टी बना है। और लीबर से ही क्या बना है? लिबरलिज्म, लिबरलिज्म, लिज्म बना है, लिबरलिज्म। लीबर का क्या अर्थ होता है? लीबर का अर्थ होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। जैसा कि ये लिबर्टी है, लिबर्टी का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता। तो लीबर का जो अर्थ है वह मूल अर्थ है बंधनों का पूर्णतया अभाव, बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव, यह बंधनों का अभाव है। तो इस तरह से स्वतंत्रता क्या है? बंधनों का अभाव है। मतलब कि व्यक्तियों के ऊपर राज्य का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, राज्य का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को एकदम स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। जैसे व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य को खुला राज्य का काम यह है कि व्यक्तियों को खुला छोड़ दे ताकि व्यक्ति अपना सभी प्रकार का विकास कर सके, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, सभी प्रकार का विकास कर सके। जब तक व्यक्तियों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा तब तक व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लेजेज फेरे का सिद्धांत लागू होता है या यद भाव्यम नीति का सिद्धांत लागू होता है। लेजेज फेयर, यानी कि ले सेज फेयर, फेयर, या इसको हम यद भाव्यम की नीति भी कहते हैं। यद भाव्यम नीति, यद भाव्यम नीति कहते हैं। यानी कि व्यक्तियों के अहस्तक्षेप का सिद्धांत। लेजेस फेरे का मतलब क्या होता है? अहस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी कि व्यक्तियों के किसी भी मामले में राज्य सरकार हस्तक्षेप न करे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो व्यक्तिवाद आया या उदारवाद जो आता है यह शामनशाही के पतन के बाद आता है। शामनशाही के पतन के बाद आता है और इसकी शुरुआत करीब 15वीं-16वीं शताब्दी में होने लगती है, मध्य युग में होने लगती है, जब चर्च की सत्ता का पतन होने लगता है, राज सत्ता की पुनर्स्थापना होने लगती है। राज सत्ता की जैसे पुनर्स्थापना होती है वैसे ही व्यक्तिवादी विचारधारा भी डेवलप होने लगती है। तो ये जो व्यक्तिवाद है यह व्यक्तियों को केंद्र मानता है। जो व्यक्तिवाद है किसको केंद्र मानता है? यह व्यक्ति को केंद्र मानता है, व्यक्ति को केंद्र मानता है। इसका जो सारा चिंतन है किसके इर्द गिर्द घूमता है? व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है।
यानी कि इसका जो मूल उद्देश्य है वह व्यक्ति है, कि व्यक्तियों का विकास हो, और इसके लिए राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की वकालत करते हैं। जैसा कि फ्रीमैन कहता है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। लेकिन जो उदारवाद है इसमें एक उदारवाद थोड़ा सा अपने चेंजिंग किया। चेंजिंग क्यों करना पड़ा? क्योंकि जैसा कि 18वीं 19वीं शताब्दी तक यह व्यक्तिवाद अपने चरम पर होता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमियां होने लगती हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाते हैं। जो समाज के असक्षम वर्ग होते हैं वह सारी सुख सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, जैसे कि वृद्ध, विकलांग, स्त्रियां, बालक। इसी तरह से जो राज्य होता है, अधिकांश लोग भिखमंगे के शिकार हो जाते हैं। पूंजी एक ही व्यक्ति के या कुछ ही व्यक्तियों में नियंत्रित हो जाती है, सारे लोग निर्धन हो जाते हैं। तो ऐसे में मार्क्सवाद का उदय होता है। मार्क्सवाद का 18वीं शताब्दी में मार्क्सवाद का उदय होता है 18वीं और 19वीं शताब्दी में। तो मार्क्सवाद ने व्यक्तिवाद की आलोचना करना शुरू किया। इसने समाज को बल दिया। समाज सर्वहारा वर्ग की वकालत इसने करनी शुरू कर दी। मार्क्सवाद ने सर्वहारा वर्ग की वकालत करनी शुरू कर दी। ऐसे में अब व्यक्तिवादियों को लगा कि ये विचारधारा खंडित हो रही है, इस विचारधारा का पतन हो रहा है। तो इसने अपनी विचारधारा में नई चीजों को जोड़ा। जैसे कि व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व देता है, तो ये जो उदारवाद है किसको महत्व देता है? यह समूहों को महत्व देने लगा, समूहों को या समाज को महत्व देने लगा। अब इसके चिंतन का केंद्र बिंदु क्या हो गया? समाज हो गया। यानी कि यह व्यक्ति, लेकिन आत्मा वही रही। आत्मा क्या हुई? स्वतंत्रता। इसकी आत्मा क्या थी? व्यक्तिवादी ही थी। जैसा कि मैकग बर्न कहते हैं, मैकग बर्न कहते हैं कि उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। इनकी विचारधारा भले ही बदली, इन्होंने भले ही संशोधन किया, लेकिन इनका केंद्र बिंदु अब भी वही रहा। क्या? व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता, इसके साथ साथ व्यक्तियों की सुरक्षा, व्यक्तियों का उद्धार, व्यक्तियों का कल्याण और सभी व्यक्तियों का कल्याण। ये किसका दायित्व सौंपा उन्होंने? राज्य का दायित्व सौंपा कि सब व्यक्तियों का कल्याण। लेकिन व्यक्तिवाद में क्या था कि राज्य को केवल वही कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन अब उदारवाद में क्या आ गया कि राज्य को ये सारे कार्य करने चाहिए, व्यक्तियों के उत्थान के लिए सारे कार्य करने चाहिए। तो ऐसे में उदारवाद जो आता है वह लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक गुणों का भी समावेश होता है और व्यक्तिवादी तत्वों का भी समावेश होता है। तो इस तरह से उदारवाद को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। उदारवाद यानी कि ये जो नकारात्मक उदारवाद है, इसको प्रारंभिक उदारवाद या पुरातन उदारवाद कहते हैं। प्रारंभिक या पुरातन उदारवाद कहते हैं। प्रारंभिक या पुरातन उदारवाद कहते हैं। इसको शास्त्रीय उदारवाद भी कहा जाता है, शास्त्रीय या उदारवाद कहा जाता है। उदारवाद कहा जाता है या फिर इसको हम नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। यानी कि ये किसकी वकालत करता है? व्यक्ति का। यह राज्य को कम से कम कार्य सौंपता है। यह जो होता है नकारात्मक उदारवाद, यह 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक रहता है। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इसका अस्तित्व रहता है। वहीं जो सकारात्मक उदारवाद है उसको हम आधुनिक उदारवाद भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आधुनिक उदारवाद कहते हैं। यह विचारधारा जो उत्पन्न हुई थी, यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका आविर्भाव हुआ था। जैसा कि सकारात्मक उदारवाद को जॉन गालब्रेथ औद्योगिक राज्य का सिद्धांत करते हैं। जॉन गालब्रेथ क्या कहते हैं? जॉन गालब्रेथ
इसको औद्योगिक राज्य का चिंतन करते हैं। औद्योगिक राज्य का सिद्धांत। सकारात्मक उदारवाद को जॉन गाल्ब्रेथ ने औद्योगिक राज्य का सिद्धांत कहा है। ट्रैकर इसको सुधारवादी उदारवाद के नाम से जानते हैं। जो ट्रैकर है, एक विचारक हैं ट्रैकर इसको सुधारवादी उदारवाद कहते हैं। सुधारवादी उदारवाद, क्योंकि इसने उदारवाद में संशोधन किया, सुधार किया। अब सकारात्मक उदारवाद के समर्थक कौन है? सकारात्मक उदारवाद के समर्थक कौन है? पहले हम देखते हैं कि नकारात्मक उदारवाद का चिंतन या विचारधारा किसने दिया था। तो नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक जॉन लॉक, इसको हम उदारवाद का जनक भी कहते हैं। जॉन लॉक हैं, एडम स्मिथ हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर, जेम्स मिल हैं, बेंथम हैं, टॉमस पेन हैं। जेम्स मिल, बेंथम, टॉमस पेन, ये सब इसके प्रतिपादक हैं। सकारात्मक उदारवाद के समर्थक कौन है? जे.एस. मिल है। इसके समर्थक कौन है? जे.एस. मिल हैं, टी.एच. ग्रीन हैं, हाब हाउस हैं। जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, हाब हाउस, लिंडसे, जी.डी.एच. कोल, बार्कर, लास्की और मैकाइवर, ये इसके प्रतिपादक हैं। यह मान के चलते हैं कि राज्य को सकारात्मक कार्य करने चाहिए। राज्य को कौन से कार्य करना चाहिए? सकारात्मक कार्य करने चाहिए। राज्य को सभी सकारात्मक कार्य करना चाहिए। और ये मानते हैं कि राज्य को कौन से कार्य करने चाहिए? नकारात्मक कार्य करने चाहिए। नकारात्मक का मतलब कि राज्य को केवल वही कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति नहीं कर सकता है, जैसे कि राज्य की सुरक्षा करना, राज्य की चोर डाकुओं और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, मुद्रा को नियमन करना, मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, यह केवल राज्य की कार्य है। बाकी राज्य कोई कुछ भी कार्य नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षा की व्यवस्था, लोक कल्याण, जनहित, किसी भी प्रकार का कार्य राज्य न करे, यह व्यक्ति स्वयं कर लेगा। लेकिन ये जो सकारात्मक उदारवाद है, यह कहता है कि राज्य को ये सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचे, अधिक से अधिक सुविधा पहुंचे। व्यक्तियों के राज्य को सभी प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। राज्य को सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्य करने चाहिए जिससे व्यक्तियों का अधिक से अधिक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। अब यहां देखते हैं कि राज्य अब व्यक्ति जो चिंतन है उदारवाद का, वह नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को केंद्र मानता है, लेकिन सकारात्मक उदारवाद अब किसको केंद्र मानने लगा? समूहों को, जनता को, समाज को केंद्र मानने लगा कि समाज के सभी वर्गों का भला होना चाहिए। यहां हम देखते हैं कि जो उदारवाद आया है वह व्यक्तिवाद और लोकतंत्र को मिलाने से क्या बना? सकारात्मक उदारवाद बन गया। वहीं उदारवाद प्लस समाजवाद को मिलाने से क्या हो गया? लोक कल्याणकारी राज्य का जन्म होता है। लोक कल्याणकारी राज्य का जन्म होता है। जैसा कि जेम्स मिल कहता है, जेम्स मिल आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात करता है। जेम्स मिल यह चाहता है कि राज्य को आर्थिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, जेम्स मिल चाहता है कि राज्य को चाहिए कि आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करे, क्योंकि जैसा कि 18वीं शताब्दी में जो क्रांति होती थी, जो औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति ने पूंजी का केंद्रीकरण कर डाला। श्रमिक वर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनका शोषण हो रहा था।
उनका शोषण हो रहा था। वह कभी इस फैक्ट्री में कभी उस फैक्ट्री में कार्य करते थे। उनके लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं थी वह न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो जेम्स मिल यहाँ आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात करता है कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति बहुत अमीर हो जाए और दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब हो जाए, वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति न कर सके। इसी तरह से टी.एच. ग्रीन कहते हैं, टी.एच. ग्रीन टी.एच. ग्रीन का कहना है कि राज्य को चाहिए, राज्य जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। हर क्षेत्र में हस्तक्षेप राज्य जीवन के टी.एच. ग्रीन कहता है कि राज्य जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। टी.एच. ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता क्या है, व्हाट इज लिबर्टी। लिबर्टी क्या है, लिबर्टी वह है, लिबर्टी स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने का नाम है जो करने तथा उपभोग करने योग्य है। यानी कि स्वतंत्रता क्या है, उन ही कार्यों को केवल करना चाहिए जो करने योग्य है, जो उपभोग करने योग्य है। जो करने योग्य नहीं है, जो उपभोग करने योग्य नहीं है, वह स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो उस अधिकार का या उसका उपभोग करने से दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। तो इस तरह से टी.एच. ग्रीन राज का ध्यान तीन चीजों की तरफ आकृष्ट किया। टी.एच. ग्रीन ने तीन समस्याओं को, जो मूलभूत समस्या थी समाज में, राज्य में, उनकी तरफ राज्य का ध्यान आकृष्ट किया कि राज्य को चाहिए कि वह समाज में व्याप्त अज्ञानता को दूर करे, समाज में व्याप्त अज्ञानता को दूर करे। दूसरा, दरिद्रता को दूर करे, दरिद्रता को दूर करे। और तीसरा, वह नशाखोरी को दूर करे, नशाखोरी। यह तीन चीजों की तरफ टी.एच. ग्रीन ने राज्य का ध्यान आकृष्ट कराया कि समाज में व्याप्त इन सारी असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। और यहीं से धीरे धीरे लोक कल्याणकारी राज्य का उदय होता है। फिर ब्रिटेन में, जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड बेवरेज की रिपोर्ट आती है 1943 में, और वहीं से लोक कल्याणकारी राज्य का उद्भव होता है। इसीलिए ब्रिटेन को हम लोक कल्याणकारी राज्य का घर कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अब ये उदारवाद क्या है, जैसा कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद के लिए प्रमुख तत्व है। स्वतंत्रता क्या है, उदारवाद के लिए प्रमुख तत्व है, तथा उदारवाद की परिभाषा को स्वतंत्रता को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से स्थापित करने के परिणाम के रूप में भी की जा सकती है। यानी कि स्वतंत्रता को सामाजिक रूप से स्थापित करना, राजनीतिक रूप से स्थापित करना और आर्थिक रूप से स्थापित करना ही क्या है, उदारवाद है। यानी कि स्वतंत्रता, ये जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता किन क्षेत्रों में होना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्रों में होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्रों में होना चाहिए और सामाजिक क्षेत्रों में होना चाहिए। व्यक्ति सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र हो, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या फिर समाज का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में वह स्वतंत्र हो, तभी हम उदारवाद को लागू कर सकते हैं। इसी तरह से हैलीवेल का कहना है, हैलीवेल का कहना है कि उदारवाद जीवन के मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग करता है। यानी स्वतंत्रता की मांग हम जब करते हैं जीवन के आर्थिक क्षेत्रों में, मानसिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, समस्त क्षेत्रों में जब स्वतंत्रता की मांग करते हैं तो वही उदारवाद होता है। यहाँ उदारवाद का मतलब क्या होता है, जैसा कि उदार का तात्पर्य होता है, उदार का तात्पर्य क्या होता है, हृदय, यानी जिसके अंदर सील हो, सहृदय, सील, जो सुसंस्कृति हो, सुसंस्कृत हो,
उसको हम कहते हैं उदार। जैसे हम कहते हैं कि वह अमुक व्यक्ति उदार है, यानी कि उदार क्या है, मतलब वह सबकी बात करना चाहता है, किसी का अहित नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति जिसको हम कहते हैं कि वह व्यक्ति उदार है, यानी कि वह अहित नहीं चाहता, सबका कल्याण चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। जैसे कि मैं उदार हूं, मैं बहुत उदार हूं, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, उदार होने का तात्पर्य क्या है कि मैं बहुत शील हूँ, बहुत हमारे अंदर शालीनता है, शीलता है, सभ्यता है, बहुत मैं सुहृदय हूँ, यानी कि सबकी कल्याण, सबके बारे में सोचने वाला, सबका कल्याण करने वाला। तो ऐसे व्यक्ति को हम उदार कहते हैं। इसी तरह से राज्य को भी उदार कर सकते हैं कि राज्य अब सबके हितों की, सभी समाज की समस्त वर्गों के हितों के बारे में सोचता है, तो उसको हम उदार कह सकते हैं। अब उदारवाद की विशेषताओं से हम आपको अवगत करेंगे कि उदारवाद है क्या। इस विशेषताओं को समझ लेंगे तो हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि उदारवाद क्या है। उदारवाद की विशेषताएं, उदारवाद की विशेषताएं। पहला, अब उदारवाद किन किन तत्वों पर बल देता है, किस किस बात पर देता है। उदारवाद पहला, कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। सबका कल्याण होना चाहिए, सभी वर्गों का कल्याण होना चाहिए, हर व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए। और दूसरा, यह व्यक्ति को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। संपूर्ण स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति स्वतंत्र है, वह जो चाहे सो करे, जो चाहे वह कर सकता है। व्यक्ति वह अपने विकास के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने सर्वांगीण विकास के लिए पूरी, हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी जो राज्य है, हमें पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें इतनी स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम चाहे राष्ट्रपति हो सकते हैं, चाहे पीएम हो सकते हैं, चाहे सीएम हो सकते हैं, आईएएस पीसीएस कुछ भी हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं। राज्य हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि हमारी सहायता करेगा। हमारे विकास करने में राज्य हमारी सहायता करेगा, हमको शिक्षा उपलब्ध कराएगा, आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराएगा, विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराएंगे, जो कि हमारे उन्नति जो हमारा उन्नति कर सके, जो उन्नति में सहायक सिद्ध हो सके। यह उदारवाद सभी व्यक्तियों को अधिकार देता है, सभी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार प्रदान करता है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार है, वह अपने अधिकारों का उपभोग कर सकता है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर, सभी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है और समान अवसर प्रदान करता है, समान अवसर प्रदान करता है। यह सभी व्यक्तियों को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान करता है कि व्यक्ति अपना विकास कर सकते हैं। व्यक्तियों के मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करता है। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति राज्यों के द्वारा की जाती है। रोटी, कपड़ा और मकान। जो गरीब है, जो अपने लिए रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता है, जो कपड़े का इंतजाम नहीं कर सकता है, जो मकान का इंतजाम नहीं कर सकता, उसके लिए राज्य तैयार है, राज्य उसके लिए कार्य करेगा। ये लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है। और यह वैज्ञानिक प्रगति पर बल देता है। वैज्ञानिक प्रगति पर बल देता है। यह चाहता है कि जितने, जैसे कि मध्य युग में जितने भी अंधविश्वास होते थे, कुरीतियां होती थी, कुप्रथाएं थी, उन प्रथाओं के बीच मनुष्य दब गया था, उसका विकास अवरुद्ध हो गया था, मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया था, मनुष्य एक विवेकहीन प्राणी हो गया था। ऐसे में उदारवादी विचारक ये कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से क्या करना चाहिए और वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर बल देता है। वयस्क मताधिकार पर बल देता है। उदारवाद कहता है कि सभी लोगों को सार्वभौमिक, यानी कि सभी व्यक्तियों को, वयस्क, जो वयस्क हैं, जैसे कहीं वयस्कता की जो आयु है हमारे देश में 18 वर्ष है, कहीं 20 वर्ष है, कहीं 21 वर्ष है, यानी कि 18, 20, 21 वर्ष है। यही करीब करीब हर देशों की जो औसत वयस्कता की आयु है, यही है। तो यह सभी व्यक्तियों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, अपने मतों का प्रयोग करने का अधिकार देता है कि वह स्वतंत्र है, वह जिसको चाहे वह उसको वोट दे सकता है, जिसकी चाहे उसकी सरकार बना सकता है। तो इस तरह से यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की वकालत करता है।
और राज्य को यह कहता है कि राज्य को सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना चाहिए, सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए, राज्य को वे सभी कार्य करना चाहिए जो सार्वजनिक हित हो, किसी एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का हित हो, ऐसे कार्य राज्य को नहीं करना चाहिए। यह सांप्रदायिकता को, जो धार्मिक भेदभाव है, उसको समाप्त करने पर बल देता है, सांप्रदायिकता को समाप्त करने पर बल देता है और वर्गगत असंतोष कम करने पर बल देता है। सांप्रदायिकता को समाप्त करने पर बल देता है। वह कहता है कि व्यक्तियों को वो धार्मिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। जैसे कि 15वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण आंदोलन होता है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण आंदोलन होता है, उस आंदोलन का परिणाम यह होता है कि ईसाई धर्म दो खंडों में, दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक कैथोलिक चर्च होता है, उसके विरोध में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना होती है। ईसाई धर्म दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से धर्म, सबको अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है, सबको विश्वास करने की, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। वो चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करे या किसी धर्म को अपनाए, यह उनको स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में भी सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। किसी के ऊपर जबरदस्ती यानी बाध्यता नहीं की जानी चाहिए कि वह अमुक धर्म ही अपनाए। यह लोकतांत्रिक समाज का पर बल देता है, लोकतांत्रिक समाज पर बल देता है। यह चाहता है, लोकतांत्रिक समाज पर बल, यह लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है, क्योंकि उदारवादी कहते हैं कि जब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी तब तक सारे व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित नहीं होंगी। लोकतांत्रिक समाज पर बल देना चाहता है। यह सुधार करना चाहता है, शांतिपूर्ण और क्रमिक सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करता है। यह क्रमिक सामाजिक परिवर्तन में विश्वास। तो हम देखते हैं कि जो उदारवाद है वह क्रमिक सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करता है। वह चाहता है कि समाज का परिवर्तन धीरे धीरे हो, अचानक परिवर्तन न हो, बल्कि समाज के जो छोटी छोटी बुराइयां हैं, पहले हम उन छोटी छोटी बुराइयों को दूर करें, उसके पश्चात हम समाज का परिवर्तन करें। यह उदारवादी अल्पसंख्यकों, दलितों, वृद्धों के विशेष हितों पर बल देते हैं। हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद हमने पढ़ा, व्यक्तिवाद में इसकी बात नहीं की गई थी, अल्पसंख्यकों की बात नहीं कही गई थी, दलितों की बात नहीं कही गई थी, वृद्धों की बात नहीं कही गई थी। उनको छोड़ देने की बात कही गई थी कि राज्य उनके लिए कार्य न करे। जिनके अंदर क्षमता होगी वह अपना विकास कर लेंगे, जिनके अंदर क्षमता नहीं होगी वह उसी समाज में मर खप जाएंगे। इस तरह से समाज में केवल योग्य लोगों का वर्चस्व होगा। तो यहाँ पे यह अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, वृद्धों के लिए विशेष हितों पर बल देता है। वह कहता है कि राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों, दलितों, वृद्धों के लिए विशेष कानून बनाए जाने चाहिए। इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए और इनके हितों पर बल देना चाहिए। इनको कुछ विशेष सुविधाएं राज्य के द्वारा मिलनी चाहिए। यह उदारवादी मिश्रित व नियंत्रित बाजार व्यवस्था पर बल देते हैं, मिश्रित व नियंत्रित बाजार व्यवस्था पर बल देते हैं। जबकि जो व्यक्तिवादी है वह खुली प्रतियोगिता पर बल देते हैं, मुक्त बाजार व्यवस्था पर बल देते हैं। उनके अनुसार, व्यक्तिवाद के अनुसार जो अर्थव्यवस्था है उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वह व्यक्तियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे कि जब जो दाम में वृद्धि होती है, वह वृद्धि होती है तो उस पर भी नियंत्रण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मांग कम होती है तो दाम अधिक होते हैं, जब मांग अधिक होती है तो दाम कम होते हैं, मूल्य कम होते हैं। तो इस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ उदारवादी कहते हैं कि नहीं, इस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राज्य को तय करना चाहिए कि कौन सी वस्तुएं कितनी कीमत में बेची जाएं, कौन सी वस्तुएं कितनी कीमत पे बेची जाएं, ये सब। और मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। नियंत्रित बाजार, बाजार का भी नियंत्रण राज्य के हाथों में होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सभी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करने पर बल दिया जाना चाहिए। राज्य को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। और पूंजीवादी व्यवस्था को लचीला बनाने पर बल देते हैं। यह कहते हैं उदारवादी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको अधिक लचीला बनाया जाए और नियंत्रित अर्थव्यवस्था हो, जो कि सरकार के देखरेख में कार्य करे, सरकार उसके लिए कानून बनाए और उस कानूनों का पालन सुनिश्चित हो।
सुनिश्चित कराए, उन कानूनों का पालन सुनिश्चित कराए। तो इस तरह से जो उदारवादी हैं यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने व नियंत्रित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों पर बल देते हैं। तो इस तरह से यह उदारवादी राज्य की विशेषताएं हैं कि उदारवादी क्या चाहते हैं, उदारवादी क्या चाहते हैं, उदारवाद क्या चाहते हैं। इस तरह से आप लोग उदारवाद से परिचित हुए कि उदारवाद क्या है। अब सारे कंफ्यूजन जितने हैं, व्यक्तिवाद क्या है, उदारवाद क्या है, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। अब हम आते हैं कि उदारवाद का पिता किसको कहा जाता है, जॉन लॉक को। उदारवाद का जनक, उदारवाद का जनक कौन है, जॉन लॉक। जॉन लॉक। आपको बता दें कि सबसे पहले उदारवाद शब्द का प्रयोग, उदारवाद इस शब्द का प्रयोग यानी कि उदारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1815 में इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड में किया गया था, इंग्लैंड में होता है। उदारवाद शब्द का प्रयोग कहां होता है, इंग्लैंड में होता है, 1815 में होता है। तो उदारवाद का पिता हम जॉन लॉक को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी क्रांतियां होती हैं, जैसे कि 1789 की फ्रांस की क्रांति होती है, 1688 की इंग्लैंड की क्रांति होती है, फिर रूस की क्रांति होती है, अमेरिका की क्रांति होती है, 1776 से अमेरिका की क्रांति होती है। तो इन जो विभिन्न क्रांति का होती है, उन क्रांतियों पर उदारवादी दर्शन का प्रभाव था, कहीं कहीं उदारवादी दर्शन का प्रभाव था। लॉक उदारवाद के माध्यम से 1688 की जो क्रांति होती है, रक्तहीन क्रांति होती है, 1688 की जो क्रांति होती है इंग्लैंड की, उस क्रांति का औचित्य सिद्ध करता है कि 1688 की क्रांति हुई तो सफल रही या सफल नहीं रही, या फिर क्यों आवश्यक थी। तो जैसा कि जॉन लॉक एक पुस्तक लिखता है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। यह जो पुस्तक थी यह इसकी बाइबिल कही जाती थी, यह उस समय की बाइबिल कही जाती थी। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट यह उदारवाद की बाइबिल कही जाती है। किसकी बाइबिल कही जाती है, उदारवाद की बाइबिल कही जाती है, बाइबिल कही जाती थी। क्योंकि लॉक जो था एक क्रांतिकारी दार्शनिक था, वो परिवर्तन चाहता था, वह परिवर्तन चाहता था। राज्य के अधिकारों को सीमित करने के पक्ष में होता है, वह व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में होता है। और टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में उसने व्यक्तियों को 3 अधिकार प्रतिपादित किए, 3 अधिकार प्रतिपादित किए। पहला है जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 3 अधिकार उसने दिए। और सबसे पहले इसने 3 अधिकारों की वकालत की। इसके पहले किसी ने वकालत नहीं की थी, कहीं वकालत की थी लेकिन इतने जोरदार तरीके से नहीं रखा था। यह कहता हर व्यक्तियों को जीवित रहने का अधिकार है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यह जो 3 मूलभूत अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, यह मूलभूत अधिकार हैं, इसको कोई छीन नहीं सकता, कोई भी राज्य इसको छीन नहीं सकता। ये संपत्ति क्या है, इसके बारे में लॉक कहता है कि जब कोई व्यक्ति प्राकृतिक वस्तु में अपना श्रम आरोपित कर देता है, अपना श्रम आरोपित कर देता है, तो वह संपत्ति बन जाती है। अतः संपत्ति को छीनते समय व्यक्ति की भी मंजूरी लेनी चाहिए। अगर व्यक्ति न चाहे तो उसकी संपत्ति राज्य नहीं छीन सकता है। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति जो होती है वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए होती है। और जो सामाजिक समझौता हुआ था, लॉक के सामाजिक समझौते में जो सामाजिक समझौता हुआ था, उसमें लॉक ने एक न्यास की बात कही। वह कहीं भी संप्रभु शब्द का प्रयोग नहीं करता है, कहीं भी लॉक संप्रभु शब्द का प्रयोग नहीं करता है, वह न्यास की बात करता है। वह कहता है कि राज्य जो है एक न्यासी है, एक ट्रस्टी है, वह जनता के सम्मत से ही शासन कर सकता है। और राज्य और व्यक्ति दोनों का जो संबंध है वह आपसी समझौते के तहत आश्रित है, आपसी समझौते पर आधारित है। जब कभी भी राज्य समझौते को भंग करता है या समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो व्यक्ति को यह अधिकार है वह राज्य के विरुद्ध क्रांति कर दे। व्यक्ति को अधिकार है
कि राज्य के विरुद्ध वह क्रांति कर दे और सत्ता बदल कर किसी दूसरे व्यक्ति को या संस्था को स्थापित करे, सत्ता परिवर्तन करके वह किसी दूसरी संस्था को स्थापित कर सकता है या ऐसे व्यक्ति या संस्था को दे सकता है शासन चलाने का अधिकार जो व्यक्ति के स्वतंत्रताओं की पूर्ति करता हो, समझौते का पालन करता हो। तो इस तरह से वह व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार देता है। लाभ कहता है कि जो कानून है, जो कानून बनाया जाता है, कानूनों का आधार क्या है? विवेक है। सभी लोग अपने विवेक से पालन करते हैं कानून का, डर से नहीं करेंगे, भय से नहीं करेंगे, आदेश से नहीं करेंगे, अपने विवेक से करेंगे। यदि वह कानून के हित में है तभी वह उस कानून का पालन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लाख यहाँ यह भी कहता है कि सरकार को सीमित, यानी कि वह सीमित राजतंत्र का समर्थन करता है। लास्ट सीमित राजतंत्र का समर्थन करता है, सीमित राजतंत्र का समर्थन करता है, सीमित राजतंत्र को। जैसा कि 1688 की जो क्रांति होती है, उस क्रांति में राजा के अधिकार सीमित हो जाते हैं, सभी अधिकार कहाँ चले जाते हैं? संसद को चले जाते हैं। तो वह कहता है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन, ये फ्रीमैन का कहना है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करता हो। तो इसी तरह से लाख भी कहता है कि राजा को सीमित अधिकार हैं, सीमित दायित्व हैं, वह सब कुछ जनता के लिए करता है, जनता के लिए करता है, जनता की सामर्थ से करता है। तो इस तरह से लाख भी कहता है कि राज्य को चाहिए कि मनुष्यों को राजनीतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में, बौद्धिक क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त हो। स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है? सभी सत्ताओं से मुक्ति या नकारात्मक स्वतंत्रता माना गया है जो बंधनों का अभाव है, जो बंधनों का अभाव है। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता उन, जैसे कि सकारात्मक उदारवादी कहते हैं कि जैसे टी.एच. ग्रीन हैं, जे.एस. मिल हैं, बाद के विचारक जितने होते हैं सारे विचारक ये कहते हैं स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता तभी तक है जब हम दूसरों की स्वतंत्रता का पालन करते हैं, राज्य के कानूनों का पालन करते हैं। और राज्य का कानून भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता बाधित हो जाए। तो इस तरह से जॉन लॉक को हम उदारवाद का पिता कहते हैं, क्योंकि यही व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के बारे में, राजतंत्र के बारे में, शासन के बारे में एक ऐसी धारणा प्रस्तुत की जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र रहे, सुरक्षित रहे। जहां तक मैं समझ सकता हूं कि आप लोग दोनों वीडियो को पढ़िए, व्यक्तिवाद और उदारवाद, दोनों वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिवाद क्या है, उदारवाद क्या है और उदारवादी राज्य के कार्य क्या है। तो उदारवाद जो है वह सभी कार्यों पर बल देता है, यानी समाज पर बल देता है कि राज्य को सभी कार्यों को करनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति के स्वतंत्रताओं को ध्यान में रखकर सब कुछ कार्य करने चाहिए। इस तरह आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत बताया, उदारवादी सिद्धांतों से आप लोगों को अवगत कराया। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह समाजवाद पे होगा, राज्य के कार्य, समाजवादी सिद्धांत। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।